क्या है लचीलापन या रेजिलियंस? परसिवरेंस क्या है? आउटलुक क्या है? एंटी फ्रीजिबिलिटी क्या है? पैशन को फॉलो कैसे करें? नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम अपने अंतिम अध्याय पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिसके पास एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई है, उनके पास एक सिमिलर बात है कि वे अपने जुनून का पीछा करते हैं, चाहे कुछ भी हो। वे तब भी हार नहीं मानते जब कार्ड्स उनके अगेंस्ट हों या उन्हें एक के बाद एक बाधाओं का सामना करना पड़े। हम लचीलेपन या रेजिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक अवधारणा है जो मनोवैज्ञानिकों के बीच प्रभावशाली हो गई है। लेकिन लचीलापन केवल दृढ़ता या परसिवरेंस का गुण नहीं है। जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे, यह एक दृष्टिकोण भी है जिसे हम जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित करते हैं, न कि सबसे अधिक तात्कालिक चीज़ों पर, और खुद को नकारात्मक भावनाओं से बचा सकते हैं। अध्याय के अंतिम भाग में हम उन तकनीकों का पता लगाएंगे जो लचीलेपन से आगे बढ़कर एंटी फ्रीजिबिलिटी यानी कैपेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस करती हैं। जल्द या बाद में हमें कठिन क्षणों का सामना करना ही पड़ता है, और हम इसे कैसे करते हैं, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे मन, शरीर और भावनात्मक लचीलेपन के लिए उचित प्रशिक्षण यानी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए आवश्यक भी है। लचीलापन हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं से निपटने की क्षमता है। जितना अधिक हम लचीला होंगे, उतना ही आसान होगा खुद को उठा सकना और फिर से अपने जीवन में सार्थकता लाने के लिए हम काम कर सकेंगे। लचीले लोग अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जानते हैं, बिना हतोत्साहित हुए, जो मायने रखता है। लचीलापन ही उनकी ताकत का स्रोत है। वे जानते हैं कि कैसे बदलाव और भाग्य के उतार चढ़ाव के अनुकूल हों। वे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं, और जिन पर वे नियंत्रण नहीं कर सकते उसकी चिंता नहीं करते हैं। अब हम भावनात्मक लचीलेपन के बारे में चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म के माध्यम से। सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध नेपाल के कपिलवस्तु के राजकुमार थे। उन्होंने महल में ही धन संपत्ति के बीच में अपना बचपन बिताया। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा भी हुआ। अपने परिवार के धन संपत्ति से संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने 29 साल की उम्र में एक अलग जीवन शैली अपनाने का फैसला किया और महल छोड़कर एक तपस्वी के रूप में रहना पसंद किया। लेकिन वास्तव में उन्हें तपस्वी जीवन की तलाश नहीं थी। इससे उन्हें वह खुशी और कल्याण नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। ना तो धन और ना ही अत्यधिक तपस्वी जीवन उनके लिए काम आया। उन्होंने महसूस किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के सुखों को टालना नहीं चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन सुखों के साथ रह सकता है, लेकिन हमेशा इस बात से अवगत रहना चाहिए कि इन सुखों का गुलाम बनना कितना आसान है। जेनो ऑफ सिटियम ने अपने अध्ययन को साइनिक्स के साथ शुरू किया। साइनिक्स भी तपस्वी जीवन जीते थे। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का त्याग किया था। वे सड़क पर रहते थे और उनके पास केवल उनके शरीर पर पहना हुआ कपड़ा होता था। साइनोसिज्म को देखकर उन्हें सेंस ऑफ वेलबीइंग महसूस नहीं हुआ। जैनों ने उनके उपदेशों को त्याग दिया और स्टोइसिज्म की स्थापना की, जो इस विचार पर केंद्रित है कि जीवन के सुखों का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है, जब तक कि वे
आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करते हैं। आपको उन सुखों के गायब होने के लिए भी तैयार रहना होगा। लक्ष्य सभी भावनाओं और सुखों को हमारे जीवन से समाप्त करना नहीं है, बल्कि नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करना है। दोनों ही दर्शन, बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म, अपनी नींव में कल्याण और वेलबींग के अभ्यास करने के तरीके बताते हैं। स्टोइसिज्म के अनुसार हमारे सुख और इच्छाएं समस्या नहीं हैं। हम उनका आनंद तब तक ले सकते हैं जब तक वे हमें नियंत्रित नहीं करते। स्टोइसिज्म में उन लोगों को गुणी मानते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम थे। अब हम देखते हैं कि बुरा से बुरा हो क्या सकता है। हम अपने सपनों का काम पाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम एक बेहतर की तलाश में होते हैं। हम लॉटरी जीतते हैं और एक अच्छी कार खरीदते हैं, लेकिन फिर हम यह तय करते हैं कि हम बिना सेल बोट के नहीं रह सकते। हम अंत में उस पुरुष या महिला का दिल जीत लेते हैं जिसके लिए हम तरस रहे थे, और अचानक हमें पता चलता है कि यह हमारी एक भटकती हुई नज़र थी। सरल भाषा में लोग अतृप्त हो सकते हैं। स्टोइसिज्म में माना जाता है कि इस प्रकार की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं का पीछा करना योग्य नहीं है। एक गुणी व्यक्ति का उद्देश्य शांति की स्थिति तक पहुंचना है। नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, भय, शर्म, घमंड और क्रोध की अनुपस्थिति, और सकारात्मक भावनाओं जैसे खुशी, प्रेम, शांति, कृतज्ञता की उपस्थिति है। अपने मन को गुड़ी रखने के लिए स्टोइज्म में कुछ ऐसे अभ्यासों के बारे में बताया गया है, जैसे नकारात्मक दृश्य, उन्हें सबसे बुरी चीज़ की कल्पना करनी है। अपने मन को गुड़ी रखने के लिए स्टोइसिज्म में कुछ ऐसे अभ्यास किए जाते हैं, जैसे नकारात्मक दृश्य। सबसे बुरी चीज़ की कल्पना करें, ताकि अगर कुछ विशेषाधिकार और सुख आपसे छीन लिए जाएं, तो आप तैयार हो सकें। नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करने के लिए हमें नकारात्मक घटनाओं को प्रतिबिंबित करना होगा, लेकिन बिना चिंता किए हुए। प्राचीन रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक सेनेका एक विलासी जीवन जीते थे, लेकिन फिर भी वे एक सक्रिय स्टोइक थे। उन्होंने हर रात सोने से पहले नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करने की सिफारिश की। वास्तव में उन्होंने न केवल इन नकारात्मक स्थितियों की कल्पना की, बल्कि उन्होंने इन स्थितियों को वास्तव में अभ्यास में भी लाया। उदाहरण के लिए, एक सप्ताह के लिए नौकरों के बिना रहना या भोजन और पेय के बिना रहना। एक धनी व्यक्ति के रूप में उपभोग करते हुए यह सब काफ़ी कठिन था। परिणाम स्वरूप वह इस सवाल का जवाब देने में सक्षम थे कि बुरा से बुरा हो क्या सकता है। अब हम ध्यान के माध्यम से भावनाओं को स्वस्थ कैसे रखें, ये देखेंगे। स्टोइसिज्म का एक अन्य केंद्रीय सिद्धांत यह भी है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज़ों के बारे में चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हमें इस बात का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं, जो बदले में हमारी नकारात्मक भावनाओं को आगे नहीं बढ़ने देगा। एपिक्टेट्स के शब्दों में आपके साथ क्या होता है से ज़्यादा आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह मायने रखता है। जैन बुद्धिज्म धर्म में ध्यान हमारी इच्छाओं और भावनाओं के प्रति जागरूक होने और उनसे मुक्त होने का तरीका है। यह केवल मन को विचारों से मुक्त करने का सवाल नहीं है, बल्कि इसमें हमारे विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करना भी शामिल है। इस तरह हम अपने मन और क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष से बच पाते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों में से एक नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने पर भी केंद्रित है। ओम मणि पद्मे हम, जिसमें ओम
आत्मा को शुद्ध करने वाला उदारता है। म ईर्ष्या को शुद्ध करने वाली नैतिकता है। ऋ जो जुनून और इच्छा को शुद्ध करता है। पद पूर्वाग्रह को शुद्ध करने वाला है। और मी आत्मसमर्पण है जो लालच को शुद्ध करता है। और हम ज्ञान है जो घृणा को शुद्ध करता है। अब देखते हैं कि क्या जरूरी है भविष्य की चिंता या अतीत के बारे में सोचना, या फिर वर्तमान में अपने पर ध्यान केंद्रित करना। मजबूत बनने की एक और कुंजी यह जानना भी है कि जीना किस समय में है। बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म दोनों हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान ही सब कुछ है और यह एकमात्र चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय हमें चीज़ों को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जैसे वे वर्तमान में हैं अभी। वर्तमान केवल वह क्षण है जिसमें आपको वास्तव में रहना चाहिए। ऐसा बौद्ध भिक्षु थिक नट हन कहते हैं। वर्तमान में रहने के अलावा स्टोइज्म चीज़ों की अस्थायी प्रकृति को भी प्रतिबिंबित करने की सलाह देते हैं। रोमन सम्राट मार्कस अरेलियस ने कहा है कि हम जिसे प्यार करते हैं वे पेड़ के पत्तों की तरह हैं जो हवा के झोंके से किसी भी समय गिर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे आसपास की दुनिया में परिवर्तन आकस्मिक नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड के सार का हिस्सा हैं। वास्तव में एक बौद्ध अवधारणा। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है और हम जिन लोगों से प्यार करते हैं वे किसी न किसी बिंदु पर गायब हो जाएंगे। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन बिना निराशा के। चीज़ों की अस्थायी प्रकृति के बारे में जागरूक होना हमें दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि यह हमें वर्तमान क्षण और हमारे आसपास के लोगों से प्यार करने में मदद करना चाहिए। सभी मानव चीज़ें अल्पकालिक और नाशवान हैं, सेनेका हमें बताते हैं। दुनिया की अस्थायी, अल्पकालिक और अस्थायी प्रकृति बौद्ध धर्म के हर अनुशासन के लिए केंद्र बिंदु है। इसे हमेशा ध्यान में रखना हमें नुकसान के समय में अत्यधिक दर्द से बचने में मदद करता है। वाबी साबी और इचिगो इची ए। वाबी साबी एक जापानी अवधारणा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के परिवर्तनशील और अपूर्ण स्वभाव की सुंदरता को दर्शाती है। हमें पूर्णता में सुंदरता की खोज करने के बजाय हमें इसे उन चीज़ों में खोजना चाहिए जो दोषपूर्ण और अपूर्ण हैं। यही कारण है कि जापानी एक अनियमित या टूटे हुए चाय के कप पर इतना मूल्य रखते हैं। केवल अपूर्ण और अधूरी चीज़ें ही वास्तव में सुंदर हो सकती हैं, क्योंकि केवल वे चीज़ें ही प्राकृतिक दुनिया से मिलती जुलती हैं। एक पूरक जापानी अवधारणा इचिगो इची ए है, जिसका अनुवाद है यह क्षण केवल अभी है और फिर कभी नहीं आएगा के रूप में किया जा सकता है। यह सामाजिक समारोहों में सबसे अधिक बार सुना जाता है, फिर वो चाहे दोस्तों, परिवार या अजनबियों के साथ मिलना जुलना हो। यह वो क्षण है जो कभी नहीं दोहराया जाएगा, जिसका अर्थ है कि हमें इस पल का आनंद लेना चाहिए और खुद को अतीत या भविष्य के बारे में चिंताओं में नहीं खोने देना चाहिए। यह अवधारणा टी सेरेमनीज, ध्यान और जापानी मार्शल आर्ट्स में आम तौर पर उपयोग की जाती है, जो वर्तमान में होने पर जोर देती है, वर्तमान में जीने पर जोर देती है। पश्चिम में हम यूरोप की पत्थर की इमारतों और गिरजाघरों की स्थायीता के आदी हो गए हैं, जो कभी कभी
हमें यह एहसास दिलाता है कि कुछ भी नहीं बदलता है, जिससे हमें समय बीत रहा है कि याद नहीं आती। ग्रीक और रोमन्स वास्तुकला सिमेट्री, शार्प लाइंस, प्रभावशाली मुखौटों और देवताओं के भवन और मूर्तियों को पसंद करते हैं जो सदियों से टिके रहते हैं। दूसरी ओर जापानी वास्तुकला वाबी साबी की भावना से बनाई गई है। लकड़ी से संरचनाएं बनाने की परंपरा उनके अस्थायित्व और भविष्य के पीढ़ियों को उन्हें फिर से बनाने की आवश्यकता को पूर्व निर्धारित करती है। जापानी संस्कृति मानव और हर चीज के क्षणभंगुर स्वभाव को स्वीकार करती है जो हम बनाते हैं। उदाहरण के लिए इसे के ग्रांड श्राइन को हर 20 साल में एक बार फिर से बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि इमारत पीढ़ियों तक खड़ी रहे, बल्कि रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करना है। की एलिमेंट यह स्वीकार करना है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका हम पर कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे समय बीतने और हमारे आसपास की दुनिया का क्षणभंगुर स्वभाव। इचिगो इची ए हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन हमें जो भी पल देता है उसका आनंद लेने के लिए सिखाता है। यही कारण है कि हमें अपने इकिगाई को खोजना और उसका पीछा करना चाहिए। वाबी साबी हमें अपूर्णता की सुंदरता की सराहना करने के लिए सिखाता है, जो विकास के अवसर के रूप में है। अब हम चर्चा करते हैं कि एंटी फ्रीजिबिलिटी क्या है। ऐसा कि कहा जाता है कि पहली बार हरकुलिस ने हाइड्रा का सामना किया तो वह निराश हो गया जब उसे पता लगा कि उसके एक सिर को काटने का मतलब था उसके स्थान पर 2 और उगाएंगे। इसका मतलब वह कभी भी जानवर को मार नहीं पाएगा अगर वह जानवर हर घाव से मजबूत हो जाता है तो। जैसा कि नसीम निकोलस तालिब ने अपनी पुस्तक एंटी फ्रेजिलिटी थिंग्स दैट गेन फ्रॉम डिसऑर्डर में बताया है, हम नाजुक शब्द का उपयोग उन लोगों, चीज़ों और संगठनों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो नुकसान होने पर कमज़ोर हो जाते हैं, और मजबूत और लचीला शब्द उन चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं जो बिना कमज़ोर हुए नुकसान का सामना करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ों के लिए कोई शब्द नहीं है जो नुकसान होने पर मजबूत हो जाते हैं एक सीमा तक। हाइड्रा ऑफ लेरना के पास मौजूद शक्ति को संदर्भित करने के लिए उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो नुकसान होने पर मजबूत होती हैं, तालिब ने शब्द एंटी फ्रेजाइल का प्रस्ताव रखा है। यह लचीलापन या दृढ़ता से परे है। लचीला झटके का विरोध करता है और वहीं रहता है। एंटी फ्रेजाइल बेहतर हो जाता है। आपदाएं और असाधारण परिस्थितियां एंटी फ्रेजिलिटी को समझने के लिए अच्छे मॉडल प्रदान करती है। 2011 में एक सुनामी ने जापान के तोहोकू क्षेत्र में भयानक तबाही मचाई। तट के साथ दर्जनों शहरों और कस्बों को नुकसान पहुंचाया, सबसे अधिक रूप से फुकुशिमा। जब लेखक 2 साल बाद प्रभावित तट पर गए तो कई खाली गैस के स्टेशनों के बाद टूटे राजमार्गों और एक के बाद एक गुजरते हुए घंटों तक गाड़ी चलाते रहे। कई भूतिया शहरों से गुजरे जिनकी सड़कों पर घरों के अवशेष, कारों के ढेर और खाली ट्रेन स्टेशंस थे। ये शहर नाजुक जगहें थीं जिन्हें सरकार ने भुला दिया और वे अपने दम पर ठीक नहीं हो सकते थे। अन्य स्थानों जैसा कि इशिनोमाकी और केसेनममा ने भी व्यापक क्षति का सामना किया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर कई लोगों के प्रयासों के कारण वे फिर से बन गए। इशिनोमाकी और केसेनममा ने एक आपदा के बाद सामान्य स्थिति में लौटने की उनकी क्षमता में कितना लचीलापन था इसका प्रदर्शन किया। भूकंप जो सुनामी का कारण बना, उसने
फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी प्रभावित किया। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के इंजीनियर जो संयंत्र में काम करते थे उस तरह के नुकसान से उबरने के लिए तैयार नहीं थे। फुकुशिमा परमाणु सुविधा अभी भी आपातकाल की स्थिति में है और दशकों तक रहेगी। इसने अभूतपूर्व आपदा के सामने अपनी नाजुकता का प्रदर्शन किया है। जापानी वित्तीय बाजार भूकंप के कुछ मिनटों बाद बंद हो गए। आपदा के बाद कौन सा व्यवसाय सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं? बड़े निर्माण कंपनियों के शेयरों में 2011 से लगातार तेजी से वृद्धि हुई है। तोहोकू के पूरे तट को फिर से बनाने की आवश्यकता निर्माण के लिए एक वरदान साबित हो गई। इस मामले में जापानी निर्माण कंपनियां एंटी फ्रेजाइल हैं क्योंकि वे इस आपदा से बहुत लाभान्वित हुई हैं। अब आइए हम देखेंगे कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम कैसे अधिक एंटी फ्रेजाइल हो सकते हैं। पहला चरण, स्टेप 1, क्रिएट रिडंडेंसीज। सिंगल सैलरी के बजाय अपने शौक, अन्य नौकरियों या अपने खुद के व्यवसाय शुरू करके पैसे कमाने का तरीका खोजें। यदि आपके पास केवल एक वेतन है और यदि आपके नियोक्ता को परेशानी हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप नाजुक स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी ओर, यदि आपके पास कई विकल्प हैं और आप अपनी प्राथमिक नौकरी खो देते हैं तो यह हो सकता है कि आप अपनी माध्यमिक नौकरी में अधिक समय समर्पित करें और शायद उससे भी अधिक पैसा कमाएं। आप अपनी बुरी किस्मत को हरा चुके होंगे और उस स्थिति में आप एंटी फ्रेजाइल होंगे। लेखकों के द्वारा ओगिमी में साक्षात्कार किए गए बुजुर्गों में से 100% के पास एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी व्यवसाय था। उनमें से अधिकांश ने अपनी माध्यमिक नौकरी के रूप में एक सब्जी के बगीचे को बनाए रखा और अपनी उपज को स्थानीय बाजारों में बेचकर कमाई की। यही विचार मित्रों और व्यक्तिगत रुचियों के लिए भी जाता है। यह बस एक बात है, जैसा कि कहावत भी है कि सभी अंडे एक टोकरी में नहीं डालना चाहिए। रोमांटिक रिश्तों के क्षेत्र में कुछ लोग अपनी सारी ऊर्जा को अपने साथी पर केंद्रित करते हैं और उसे अपना पूरा जीवन बनाते हैं। वे लोग सब कुछ खो देते हैं अगर रिश्ता नहीं चलता, जबकि अगर उन्होंने साथ में मजबूत दोस्ती और पूर्ण जीवन विकसित किया है तो वे रिश्ते के अंत होने पर भी आगे बढ़ने की बेहतर स्थिति में होंगे। वे एंटी फ्रेजाइल होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे, मुझे एक से अधिक वेतन की आवश्यकता नहीं और मैं अपने हमेशा के दोस्तों से खुश हूँ। मुझे कुछ नया क्यों ही जोड़ना चाहिए। ऐसा लग सकता है कि हमारे जीवन में विविधता जोड़ने का समय बर्बाद है, क्योंकि असाधारण चीज़ें सामान्य रूप से नहीं होती हैं। हम एक आराम क्षेत्र में फिसल जाते हैं, लेकिन अप्रत्याशित हमेशा होता है, जल्द या बाद में। चरण 2, कुछ क्षेत्रों में कंजर्वेटिव वे से दांव लगाएं और दूसरों में स्मॉल रिस्क लें। यदि आपके पास $10,000 जमा है तो आप उसमें से $9,000 को एक इंडेक्स फंड या फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट में डाल सकते हैं और शेष $1,000 को 10 स्टार्टअप्स में निवेश कर सकते हैं जिनमें ज़बरदस्त विकास की संभावना है। मान लीजिए प्रत्येक में $100। एक संभावित परिदृश्य यह है कि 3 कंपनियां विफल हो जाती हैं, आप $300 खो देते हैं। 3 अन्य कंपनियों का मूल्य कम हो जाता है, आप $100 या $200 और खो देते हैं। 3 का मूल्य बढ़ जाता है, आप $100 या $200 कमाते हैं। और एक स्टार्टअप
मूल्य का 20 गुना बढ़ जाता है। आप लगभग $2000 कमाते हैं या शायद और भी अधिक। आप अभी भी पैसे कमाते हैं, भले ही 3 व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। आपने हाइड्रा की तरह ही नुकसान से लाभ उठाया। एंटी फ्रेजाइल बनने की कुंजी छोटे जोखिम उठाना है जो बड़े इनाम की ओर ले जा सकते हैं, बिना खुद को उन खतरों के संपर्क में आने के जो हमें डुबो सकते हैं, जैसे कि $10,000 का निवेश करना एक फंड में जिसकी प्रतिष्ठा संदिग्ध है, जिसका हमने अखबार में विज्ञापन देखा था। तीसरा चरण, उन चीज़ों से छुटकारा पाएं जो आपको नाजुक बनाती हैं। इस अभ्यास के लिए हम नकारात्मक मार्ग अपना रहे हैं। अपने आप से पूछें, क्या मुझे नाजुक बनाता है? कुछ लोग, चीज़ें और आदतें हमारे लिए नुकसान का कारण बनती हैं और हमें असुरक्षित बनाती हैं। वे कौन हैं और क्या हैं? जब हम अपने नए साल के संकल्प बनाते हैं तो हम अपने जीवन में नई चुनौतियों को जोड़ने पर जोर देते हैं। इस तरह का उद्देश्य रखना अच्छा लगता है, लेकिन छुटकारे का लक्ष्य निर्धारित करना भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन के बीच में स्नैक्स बंद करें। सप्ताह में केवल एक बार ही मिठाई खाएं। धीरे धीरे सभी ऋण चुकाएं। विषाक्त लोगों के साथ समय बिताने से बचें। केवल उन चीज़ों के साथ समय बिताएं जो आपको आनंद ही नहीं देती, बल्कि उन्हें करने के लिए आप बाध्य महसूस करें। प्रतिदिन फेसबुक या इंस्टाग्राम पर 20 मिनट से अधिक का समय ना बिताएं। अपना जीवन लचीला बनाने के लिए हमें प्रतिकूलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सेटबैक विकास का अवसर है। यदि हम एक एंटी फ्रेजाइल दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम हर झटके से मजबूत होने का तरीका खोज लेंगे, अपनी जीवन शैली को परिष्कृत करेंगे और अपने इकिगाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 1 या 2 हिट को दुर्भाग्य या एक अनुभव के रूप में देखा जा सकता है, जिसे हम सभी क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। हमारा जीवन जिसे हम लगातार सुधारते हैं और नए और बेहतर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसा कि तालिब ने एंटी फ्रेजाइल में लिखा है कि हमें गड़बड़ी, रोमांच, अनिश्चितता, आत्मखोज, सुनहरे दर्दनाक एपिसोड्स, सभी चीज़ें जो जीवन को जीने के लायक बनाती हैं, उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हम उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो एंटी फ्रेजिलिटी की अवधारणा में रुचि रखते हैं। जीवन शुद्ध रूप से अपूर्णता है, जैसा कि वाबी साबी का दर्शन हमें सिखाता है, और समय बीतने से हमें पता चलता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। लेकिन अगर आपके पास अपनी इकिगाई की स्पष्ट समझ है तो प्रत्येक क्षण में इतने सारे संभावनाएं होंगे कि यह लगभग एक अनंत काल जैसा प्रतीत होगा। अब हम अंतिम वक्तव्य पर आ गए हैं। इकिगाई जीवन की एक कला है। मित्सुओ आइदा 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण सुलेखक और हाइकूवादियों में से एक थे। वह एक और उदाहरण है, एक जापानी व्यक्ति जो अपने जीवन को एक बहुत विशिष्ट इकिगाई के लिए समर्पित करता है। एक कविता में आइदा लिखते हैं कि खुशी हमेशा आपके दिल से तय होती है। आइदा की एक कविता का अर्थ है कि अपनी राह को मत बदलें और जो शुरू किया है उस पर प्रयास करते रहें। एक बार जब आप अपने इकिगाई को खोज लेते हैं तो इसे हर दिन आगे बढ़ाना और पोषण करना आपके जीवन को अर्थ देगा। जिस पल आपके जीवन में यह उद्देश्य होगा, आप कलाकार की तरह अपने सभी कार्यों में से सुखद अवस्था में पहुंच जाएंगे, जैसे एक शेफ जो आधे सदी के बाद भी अपने संरक्षकों के लिए प्यार से सुशी तैयार करता है। अब हम इस अध्याय के अंत या कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। चलिए कंक्लूजन डिस्कस करते हैं।
हम सभी के इकिगाई अलग हैं, लेकिन एक बात हम सभी में समान है कि हम सभी अर्थ की खोज कर रहे हैं। जब हम अपने दिन उन चीज़ों से जुड़े हुए महसूस करते हैं जो हमारे लिए सार्थक हैं, तो हम अधिक पूरी तरह से जीते हैं। जब हम कनेक्शन खो देते हैं तो हम निराशा महसूस करते हैं। आधुनिक जीवन हमें और अधिक से अधिक हमारे वास्तविक स्वभाव से अलग कर देता है, जिससे हमारे लिए अर्थहीन जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। शक्तिशाली ताकतों और प्रोत्साहन जैसे पैसा, शक्ति, ध्यान, सफलता हमें दैनिक आधार पर विचलित करते हैं। उन्हें अपने जीवन पर हावी ना होने दें। हमारा अंतर्ज्ञान और जिज्ञासा हमारे इकिगाई से जुड़ने में हमारी मदद करने के लिए बहुत शक्तिशाली इंटरनल कंपास है। उन चीज़ों का पालन करें जो आपको पसंद हैं। उन लोगों से दूर रहें या बदलें जिन्हें आप पसंद नहीं करते। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित हों और उन चीज़ों में व्यस्त रहें जो आपको सार्थकता और खुशी से भर देती हैं। यह एक बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हम अच्छे माता पिता बनने या अपने पड़ोसियों की मदद करने में अर्थ पा सकते हैं। हमारे इकिगाई से जुड़ाव के लिए कोई सही रणनीति नहीं है, लेकिन ओकिनावा के लोगों से जो लेखकों ने सीखा वह यह है कि हमें इसे खोजने के लिए बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है। बस यह याद रखें कि आपको वो करना है जिसको करने में आपको अच्छा लगे और उन लोगों के लिए करना है जो आपको प्यार करते हैं। अब हम इस यात्रा को ओगमी के दीर्घायु निवासियों के ज्ञान से अर्जित 10 नियमों के साथ समाप्त करेंगे। पहला नियम, सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त मत हो। जो लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो वे प्यार करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि आधिकारिक पेशेवर गतिविधि समाप्त होने के बाद भी चीज़ों के मूल्य को बनाते रहें। प्रगति करें, दूसरों के लिए सुंदरता या उपयोगिता लाएं, मदद करें और अपने आसपास की दुनिया को आकार दें। दूसरा नियम, टेक इट स्लो, धीरे चलें। जल्दी में होना जीवन की गुणवत्ता के विपरीत है। जैसा कि पुरानी कहावत है, धीरे धीरे चलें, आप दूर जाएंगे। जब हम तात्कालिकता को पीछे छोड़ देते हैं तो जीवन और समय नया अर्थ लेते हैं। तीसरा नियम, संपूर्ण पेट को ना भरें। लंबे जीवन के लिए खाने के मामले में भी कम ही अधिक है। 80% नियम के अनुसार लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने भूख के अनुरूप थोड़ा कम खाना चाहिए बजाय खुद को भरने के। नियम 4, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरो। दोस्त सबसे अच्छा मेडिसिन है जो एक अच्छी बातचीत में चिंताओं को बताने के लिए, कहानियों को साझा करने के लिए, आपके दिन को रोशन करते हैं, सलाह लेने, मज़े करने, सपने देखने के लिए, दूसरे शब्दों में बोलें तो जीने के लिए। नियम 5, अपने अगले जन्मदिन के लिए फिट हो जाएं। पानी बहता है, यह तब सबसे अच्छा होता है जब यह ताज़ा हो और स्थिर ना हो। आप जिस शरीर से जीवन में आगे बढ़ते हैं उसे लंबे समय तक चलाने के लिए थोड़े दैनिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके अलावा व्यायाम हमारे अंदर खुश महसूस कराने वाले हार्मोन छोड़ता है। नियम 6, मुस्कुराओ। चीयरफुल एटीट्यूड न केवल आरामदायक है बल्कि यह दोस्तों को बनाने में भी मदद करता है। जो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं उन्हें पहचानना अच्छा है, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में इतने सारे अवसरों का सौभाग्य भी है। नियम 7, प्रकृति से जुड़ें। अधिकांश लोग आजकल शहरों में रहते हैं, लेकिन मनुष्य प्रकृति का हिस्सा बनने के लिए बने हैं। हमें
इससे अक्सर अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जाना चाहिए। नियम 8, धन्यवाद करें अपने पूर्वजों, प्रकृति, अपने दोस्तों, परिवार और हर चीज़ के लिए जो आपके दिन को रोशन करती है और आपको जीवित रहने का सौभाग्य महसूस कराती है। हर दिन कुछ समय धन्यवाद देने में बिताएं और आप देखेंगे कि आपकी खुशी का भंडार बढ़ रहा है। नियम 9, वर्तमान में जियो। अतीत को पछताना और भविष्य से डरना बंद करो। आज ही आपके पास है, इसका पूरा फायदा उठाओ और इसे यादगार बनाओ। नियम 10, अपने इकिगाई का पालन करें। आपके अंदर एक जुनून है, एक अद्वितीय प्रतिभा है जो आपके दिनों को अर्थ देती है और आपको आपकी पूरी क्षमता तक साझा करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप अभी तक अपने इकिगाई को नहीं जानते तो विक्टर फ्रैंकल के शब्दों में अपने इस मिशन को खोजें। इसके साथ हम अध्याय 9 समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपने इस किताब के डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। ये हमारा आखिरी अध्याय था। आगे आने वाले समय में हम नई किताब पर डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली वो किताब भी मोटिवेशन, पॉजिटिविटी से ही रिलेटेड होगी। धन्यवाद इतना पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू एवरीवन।